यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर आज हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट किया, उसके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। आज हम समझने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थोड़ी सी पहले की पिक्चर दिखाना चाहूंगी। कैसा पहला आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखता था और उसी के अंदर एक पार्ट था आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, देखो, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 4 कंपोनेंट होते थे। फर्स्ट तो आपका लॉ रिलेटिंग टू द जनरल प्रिंसिपल, जो आज के टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता है। क्या? लॉ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल। क्लियर? इसके सेक्शन कितने थे? सेक्शन 1 to 75 इसके अंदर कवर थे। सेकंड था आपका लॉ रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड एक्ट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जिसको आज के टाइम पे सोगा के नाम से जाना जाता है। इसमें सेक्शन थे आपके 76 to 123। थर्ड पार्ट था आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, जो आज हम सारे पढ़ने वाले हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन थे आपके 124 से 218 तक। एंड द लास्ट वन इज, जो इसके अंदर पार्ट कवर होगा, वो है आपका लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस, जिसको हम आज के टाइम पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चारों के चारों जो आपके लॉ हैं, पहले वो एक के अंदर ही कवर होते थे, जो था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इन चारों के अलग अलग आपके लॉ बन चुके हैं। लाइक सेल्स ऑफ गुड एक्ट का आपका अलग लॉ है, पार्टनरशिप बिजनेस का आपका अलग लॉ बन चुका है। सो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्वेश्चन या कहीं से भी तुम्हें किसी भी तरीके से घुमा सकता है। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है? कितने टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने हैं, पहले वो देखो। सबसे पहला है आपका बेलमेंट। मैम ये तो कोई सुना सुना वर्ड है। यस, बेलमेंट वही है बेटा जो हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। बेलमेंट एंड एजेंसी, बेलमेंट और एजेंसी का क्या टॉपिक पढ़ा था? किस बच्चे को याद है फटाफट कमेंट करके बता दो। जिसने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली वीडियो, सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखी है, उसी स्टूडेंट को ये पॉइंट याद होगा। बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट के अंदर मूवेबल गुड्स को, मूवेबल गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर की जाती है। पोजेशन ट्रांसफर की जाती है। मैम ओनली पोजेशन, क्या ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है? नहीं बेटा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनली पोजेशन ट्रांसफर होती है। प्लस इस श्योरिटी के साथ कि कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्क है वो एग्जीक्यूट होने के बाद गुड्स आपको रिटर्न मिलेगी। जो ओनर होगा उस ओनर के पास गुड्स रिटर्न आ जाएगी। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। वो पर्पस क्या हो सकता है? वो पर्पस आपके 4 हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो इस पॉइंट को, 4 पर्पस हो सकते हैं। पहला होता है आपका सेफ्टी कस्टडी। सेफ्टी कस्टडी, सेफ्टी कस्टडी का मतलब क्या है? आप अपना घर किसी को देके जा रहे हो, क्योंकि आप दूसरे आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, तो आप अपने पड़ोसी को घर की चाबी देके जा रहे हो। ये एक तरीके से सेफ्टी कस्टडी है। कुछ टाइम के लिए आप अपने फ्रेंड को कार दे रहे हो, दिस इज सेफ्टी कस्टडी। नेक्स्ट आपका बेलमेंट फॉर कैरीज।
बेलमेंट फॉर कैरीज, जिसमें आप एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचाने के लिए एक चीज दे के जा रहे हो, फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप कह रहे हो कि ये ज्यादातर इंडियन फैमिलीज के अंदर होता होगा, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है। लाइक आपको रिश्तेदारी में किसी को सामान पहुंचाना है और आपका बस वाला कोई नॉन है, तो आप वो सामान बस वाले को दे देते हो कि भैया वहां पे अड्डे पे दे देना। तो ये क्या है, एक तरीके की बेलमेंट है। उसके बाद है आपकी ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। इसको आप टाइप के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो वैसे। ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट क्या, ग्रेशियस बेलमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री, कोई कंसीडरेशन जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, फ्री में आप किसी को यूज करने के लिए चीज दे रहे हो। नॉन ग्रेशियस जिसके अंदर कंसीडरेशन इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर कंसीडरेशन क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। बेलमेंट फॉर द हायर एंड रिवॉर्ड, आप किसी रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए सामने वाले को चीज दे रही हो। समझ में आया इतना? बेलमेंट में अब दो पार्टी हुई। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी आती हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। बेलर क्या, बेलर वो पर्सन जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, बेली वो पर्सन जो ले रहा है। समझ में आया? अब बेलर की भी कुछ ड्यूटीज हैं एंड इसकी भी कुछ राइट्स हैं। सेम इसी तरीके से बेली की भी कुछ ड्यूटीज हैं और इसके भी कुछ राइट हैं। सबसे पहले बेलर की ड्यूटी और इसके राइट देखते हैं। बेलर जो सामान दे रहा है, जो सामान दे रहा है उसकी ड्यूटी क्या है कि वो जो भी चीज इसके अंदर है, कोई नुकसान है तो वो हर चीज को डिस्क्लोज करे, डिस्क्लोज ऑफ फैक्ट। जितने भी इसके ऊपर कोई खर्चा हुआ है इसको ठीक करवाने के लिए, अगर कोई चीज आपकी खराब थी और लेने वाले ने खर्चा किया है तो उसका अलग से उसको एक्सपेंसेस पे करे। या आपको सेफ्टी के लिए आपने कोई सामान दिया था और सेफ रखने के लिए आपके दोस्त ने आपकी गाड़ी पे खर्चा किया है, कवर डलवाया है, तो उसके लिए आप खर्चा पे करो। आप इमडेमनिफाई करो, इमडेमनिफाई करो। इमडेमनिफाई का मतलब क्या है कि सामने वाले के लॉस को प्रोटेक्ट करो, उल्टा उसका नुकसान मत कर दो। तो ये है आपके बेलर की ड्यूटी। अब बेलर के राइट क्या क्या है कि ऑफ कोर्स उसको गुड रिटर्न करनी चाहिए, सॉरी उसको गुड रिटर्न मिलनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, करे था वो बेलेगा। बेलर को गुड रिटर्न मिलनी चाहिए। अगर उसके सामान के अंदर कोई गड़बड़ी हुई है तो वो क्लेम करेगा डैमेज, क्लेम इफ डैमेज। टर्मिनेट कर देगा बेलमेंट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज वायलेटेड, ये टर्मिनेट भी कर सकता है, टर्मिनेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वायलेट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो बेलर का ये अधिकार है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट भी कर सकता है। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ आगे बेली पे। बेली की राइट्स क्या क्या होंगी और बेली की ड्यूटी क्या होंगी। ड्यूटी एंड राइट्स। सबसे पहले ड्यूटी क्या क्या होगी बेली की कि जो भी वो सामान लेके जा रहा है वो उसकी केयर करे, टेक केयर। उसकी ड्यूटी है कि वो रिटर्न करे उस सामान को। उसकी ये ड्यूटी है कि वो मिसयूज ना करे, वो सामान का मिसयूज ना करे। उसके राइट क्या क्या होंगे, राइट में आ जाएगा अगर उसने अपनी जेब से कोई भी खर्चा किया है तो उसे क्लेम मिलना चाहिए।
क्लेम लेना उसका राइट है। यहाँ पे राइट टू लीन भी आ सकता है कि अगर क्लेम नहीं मिल रहा है तो वो आपके सामान को रख लेगा, बिल्कुल। राइट टू इंडेमनिफाई भी आ सकता है। इंडेमनिफाई भी आ सकता है कि अगर आपने उसके नुकसान की भरपाई नहीं की तो वो आपके नुकसान की भी भरपाई नहीं करेगा। ध्यान ये रखना, यहाँ पे आपका इंडेमनिफाई किस केस में, इंडेमनिफाई का एक एग्जांपल और देती हूँ, देखो ध्यान देना इस पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तरफ आया। इंडेमनिफाई को आप ये समझ लो, बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि जिसने वो गुड्स दी है ना, उसके पास टाइटल नहीं था। ये है मेरा चुन्नू भैया, अगेन चुन्नू मुन्नू भैया को बुला लो ताकि कंसेप्ट को समझ सके। ये है मेरे चुन्नू भैया, ये है मेरे मुन्नू भैया। मुन्नू भैया है यहाँ पे मेरे बेली, चुन्नू भैया है मेरे बेलर। मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है कैमरा। किसने? मुन्नू ने चुन्नू से लिया है क्या? कैमरा। एक्चुअली में चुन्नू जो है वो इस कैमरे का ओनर है ही नहीं, इसके पास इस कैमरे का टाइटल है ही नहीं। इस कैमरे का एक जो असली मालिक था, उसके कैमरे के अंदर जीपीएस था, वो जीपीएस ट्रेस करता करता मुन्नू के पास पहुंच गया। पुलिस वालों ने पकड़ के मुन्नू को बढ़िया कूट दिया। अब इस केस के अंदर ये उसका राइट है कि वो राइट टू इंडेमनिफाई ले, क्योंकि उसकी तो गलती नहीं थी ना, बेचारे हमारे मुन्नू की क्या गलती यहाँ पे। क्लियर हुआ? अगर बेली के पास टाइटल नहीं है, वो रियल ऑनर नहीं है, तो बेली बेलर रियल ऑनर नहीं है, तो बेली के तो राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस बेचारे की थोड़ी ना कुछ गलती है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे आओ प्लेज पे। अब ये प्लेज क्या होता है? पहला कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या पढ़ा? पहला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मैडम हमने बेलमेंट। सेकंड है आपका प्लेज। प्लेज किसके लिए यूज होता है? प्लेज आपका यूज होता है ट्रांसफर बट नोट द पोजेशन। प्लेज को आप कह सकते हो दैट इट इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट। यू कैन से दिस इज ए टाइप ऑफ बेलमेंट। ये बेलमेंट का टाइप है। आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, प्लेज, मोर्टगेज और बेलमेंट, इसको नोट कर लो, यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा। क्या क्या है? प्लेज, मोर्टगेज, बेलमेंट। प्लेज के अंदर क्या होता है? प्लेज के अंदर मूवेबल चीज होती है, जो आपकी गुड्स है वो मूवेबल होती है, प्लस पोजेशन जाती है। मैम बेलमेंट में भी तो यही था, अभी बताती हूँ, रुको। मोर्टगेज के अंदर इन इमूवेबल होती है, प्लस इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है। प्लेज एक्चुअली है क्या? प्लेज के अंदर क्या होता है? प्लेज के अंदर आप कह सकते हो कि डिलीवरी की जाती है गुड्स की। यहाँ पे पर्पस क्या है? यहाँ आपका पर्पस होता है टू गेट लोन, आपको लोन लेना है। लेकिन बेलमेंट का पर्पस क्या था? बेलमेंट के ये सारे पर्पस थे, सेफ्टी चाहिए, पैसा कमाना है, सामान भिजवाना है, ये सब बेलमेंट के पर्पस थे। लेकिन प्लेज का पर्पस क्या है? लोन लेना। व्हेन गुड्स डिलीवर एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन और समथिंग प्रॉमिस। समझ में आया? अगेन सेम, दो पार्टी होती हैं, प्लेजर और प्लेजी। प्लेजर, प्लेजी। प्लेजी को आप पैनवर भी बोलते हो यहां पर, प्लेजर को आप यहाँ पे पेन्योर भी बोलते हो। समझ में आया ये पॉइंट भी?
तो मैम मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज भी बच्चे एक तरीके की आपकी मॉर्टगेज वैसे तो कोई आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आता, लेकिन कंफ्यूजन होती है इसीलिए ये पढ़ाया जाता है साथ में, तो मैं भी पढ़ा रही हूँ। मॉर्टगेज आप जब लेते हो, मॉर्टगेज के अंदर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो सेम लोन के लिए, बट मॉर्टगेज के अंदर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। प्लेज और मॉर्टगेज दोनों का पर्पस है कि लोन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। प्लेज के अंदर मूवेबल चीज दी जाती है और मॉर्टगेज के अंदर इनमूवेबल। प्लेज के अंदर सिर्फ पोजेशन दिया जाता है, मॉर्टगेज के अंदर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। लाइक आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी पे उस टाइम पीरियड पे जो रेंट आ रहा है वो भी जिसको ट्रांसफर की है वो पर्सन ही रखेगा। समझ में आया? बहुत शॉर्ट में चीजें समझा रही हूँ। आगे आओ। थर्ड, अभी तक क्या क्या दिया मैम? क्या क्या देखा? बेलमेंट देख लिया, प्लेज देख लिया। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है? इंडेमनिटी के अंदर एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉमिस करती है टू मेक देयर लॉस गुड, टू मेक देयर लॉस गुड। जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को एक बेटर बनाने के लिए, उस नुकसान की भरपाई के लिए ये आपका इंडेमनिटी आता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? जो भी आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। तो इंडेमनिटी के अंदर भी वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कोज और कंडक्टेड बाय द प्रोमिसर और द थर्ड पार्टी। गॉट इट? सेव फ्रॉम लॉस, एक हो गया टू मेक देयर लॉस गुड, और यू कैन से सेव फ्रॉम लॉस, सेव फ्रॉम लॉस। क्लियर यहां तक? इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है? इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर वो पर्सन होता है जिसके लॉस को गुड बनाया जाता है, जिसके लॉस को गुड बनाया जाता है, जिसके लॉस को बेटर किया जाता है, उसको इंडेमनिटी होल्डर कहा जाता है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट आ जाओ गारंटी। ध्यान से समझना इसे। GUARANTEE, गारंटी। गारंटी के अंदर क्या होता है? एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस करता है। गारंटी के अंदर तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, इसको ध्यान से समझना। इसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज करती हूँ। सबसे पहले तो देखो पार्टी, देखो कौन कौन सी। एक होता है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आप यहाँ पे डेटर भी कह सकते हो। डेटर कौन? जिसने पैसा उधार पर लिया है। एक होता है आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन? जिसने पैसा उधार पर दिया है, जिसने पैसा उधार पर दिया है। इन दोनों के बीच में आता है आपका श्योरिटी। श्योरिटी को आप ग्रांटर भी बोलते हो, जो गारंटी दे रहा है। श्योरिटी को ग्रांटर भी बोलते हो। ये तीन चीजें समझ में आई? पहले मुझे ये बताओ, गारंटी समझने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस रिक्वेस्ट है, बहुत बढ़िया वीडियो बनी हुई है, बहुत बेटर तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई हैं, वो भी जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ये है मेरी तीन पार्टीज। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जो ये प्रिंसिपल डेटर है इसके ऊपर इस क्रेडिटर को भरोसा नहीं है। इस क्रेडिटर को जो है वो इस प्रिंसिपल डेटर के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये मेरा पैसा देगा या नहीं देगा। तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट तो यही है कि क्रेडिटर जो है वो डेटर को पैसा दे रहा है। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? अगर इसने पैसा नहीं दिया, अगर जो ये मेरा डेटर है इसने पैसा नहीं दिया,
तो जो ये भैया जी आए थे ना हमारे, जिन्होंने बोला था कि इसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, तो क्रेडिटर जाएगा इसके पास कि भाई उसने तो मेरा पैसा नहीं दिया, तूने कहा था ना कि मैं गारंटी लेता हूं पक्का दे देगा, तो तू दे अब मुझे। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडरी, अरे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, इसी को आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि देयर में बी चांसेस इट इन द रियल फॉर्म, सॉरी रियल एंड ऑरल फॉर्म के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है। तो ये दिस इज ऑल्सो ए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट वन, डेटर और श्योरिटी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको कहा जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये है कंप्लीट गारंटी का कंसेप्ट, जहां पे एक पर्सन प्रॉमिस करता है टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। क्या एक पर्सन प्रॉमिस करता है, यहाँ पे किसने प्रॉमिस किया, श्योरिटी ने या गारंटर ने? क्या प्रॉमिस किया? ये प्रॉमिस किया कि अगर मेरा जो ये प्रिंसिपल डेटर है ये पैसा नहीं देगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा। मैंने गारंटी ले ली कि प्रिंसिपल डेटर पैसा देगा, लेकिन क्रेडिटर तो फिर भी नहीं दिया, तो कहता मैं तुझे दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं, मेरे पे तो भरोसा है। तो जहां पे पर्सन प्रॉमिस करते हैं तो डिस्चार्ज लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर इसका डिफॉल्ट हुआ, अगर पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा। ये था आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। आगे आ जाओ, एजेंसी। एजेंसी, एजेंसी के अंदर आपका एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट इज लाइक, आपने कभी देखा हो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, काफी सारे लाइफ इंश्योरेंस में एसबीआई का एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ एजेंट बनाए जाते हैं। क्या इन एजेंट को कोई सैलरी मिलती है? नहीं। क्या मिलता है मैम? कमीशन। जितनी ये इंश्योरेंस करवाएंगे उस हिसाब से इनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो कुछ इसी तरीके का आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आपकी कोई पे फिक्स नहीं होती, आप प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे वर्क कर रहे हो, जो वर्क करोगे उसका कमीशन मिल जाएगा आपको। समझ में आया? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे वन पर्सन इज ऑथोराइज बिहाफ ऑफ अनदर, one person authorized on behalf of another to create legal relation with थर्ड पार्टी। ये जो एजेंट है, ये एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी से कोई लीगल रिलेशन क्रिएट कर लेता है तो उसको कहा जाता है आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? इसके भी कुछ पार्टीज देखो, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल, इसको नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। एक होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो जिसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है, जिसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है। प्रिंसिपल अपॉइंट करता है किसको? एजेंट को। या फिर प्रिंसिपल अपॉइंट कर सकता है किसको? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को। ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कंसेप्ट भी बताती हूँ। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट,
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? एजेंट का ही भाई होता है। एजेंट के वर्कलोड को कम करने के लिए प्रिंसिपल ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को वर्क कर लिया। फिर मैडम ये सब एजेंट क्या होता है? मैंने तो ये भी सुना है। सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या कोई अलग है? बिल्कुल अलग है। सब एजेंट को जो अपॉइंट करता है वो एजेंट करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करता है आपका प्रिंसिपल। समझ में आया? सेकंड, सब एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसके काम की वो होगी आपके एजेंट की, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा आपका प्रिंसिपल। समझ में आया? मैम क्या एजेंट माइनर हो सकता है? क्या एजेंट अनसाउंड माइंड हो सकता है? यस यस, बट अगर एजेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड है, इन दैट केस वो सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। प्लस जो लाइबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल की रहेगी। मैम स्टार्टिंग में जब मेरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना, मेरा जो एजेंट था वो बिल्कुल ठीक था। मेरा एजेंट बिल्कुल ठीक था, उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन एक्सीडेंट में मेरे एजेंट के सिर पर चोट लग गई। एजेंट के सिर पर चोट लग गई। एजेंट के सिर पे चोट लगने से वो थोड़ा अनसाउंड माइंड का हो गया। अनसाउंड माइंड का हो गया। क्या इस केस के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा? यस। वाई? क्योंकि इस केस के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे बच्चे कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा क्योंकि अनसाउंड माइंड का एजेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो उस कंडीशन में जब आपका एजेंट इनिशियल लेवल से ही अनसाउंड माइंड का हो। अगर बीच में कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। क्लियर? ये थी हमारी आज की प्यारी सी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट। कौन कौन चाहता है? फटाफट कमेंट कर दो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था मैडम? 1930। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच। क्लास में लास्ट तक बने रही। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ भी आई होंगी।